Hello everyone, I'm Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 5 in class 11 psychology. तो आज मैं आपको एक फाइनल टॉपिक पढ़ाऊंगी इस चैप्टर का जो कि हमारे थ्योरी का लास्ट टॉपिक भी है जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मेरे साथ एक चीज इमेजिन करो. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल्स में इनरोल होते हैं, एकेडमिक्स में पार्ट लेते हैं, बट ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कंटिन्यू नहीं कर पाते एंड ड्रॉप आउट हो जाते हैं, एंड ऐसे बच्चों को ड्रॉप आउट्स कहते हैं. तो ये ड्रॉप आउट्स होने की रीजन क्या है, क्या आपने कभी सोचा है? तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. सेंसरी इंपेयरमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, एंड इनके साथ ऐसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं. फैमिली का सोशल या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी गड़बड़ होता है, प्लस जो उनका इमीडिएट एनवायरमेंटल या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या नॉर्म होता है वो भी इन्हें एजुकेशन कंटिन्यू करने से रोकता है. बट इसके अलावा एक और मेजर रीजन है कि लोग अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते, खास करके छोटे बच्चे. उसी को हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं. तो आज हम यही लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मेरी इस बात पे ध्यान दो. लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि हमारे सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इंपेयरमेंट से होता है. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर. लर्निंग डिसेबिलिटी और एलडी, हमेशा ध्यान रखो इसे एलडी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, is a neurological based disorder that interferes with a person's ability to store, process और produce information correctly. ये तीन चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. और तो और यहाँ पे क्या होता है, ये रिलेटेड नहीं होता कि लैक ऑफ टीचिंग या इंटेलिजेंस. ऐसा नहीं है कि टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया तो बच्चे को समझ नहीं आया तो उसे लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, या उसकी इंटेलिजेंस का लेवल कम है तो उससे ग्रास्प नहीं हुआ. तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है. टीचर कितना ही अच्छा पढ़ाए, बच्चे की इंटेलिजेंस भी क्यों ना अच्छी हो, ये अपने आप में सीएनएस की इंपेयरमेंट से होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है. अब इसकी एक और चीज आप देखो मेरे साथ, जो कि है इंटेलिजेंस का लेवल. तो देखो, एवरेज या अबव एवरेज इंटेलिजेंस के बच्चों में भी होता है ये. ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस बहुत लो है या इंटेलेक्चुअली बच्चा डिसेबल्ड है तो उससे ग्रास्प नहीं हो रही चीजें. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. बहुत बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं और एग्जाम में लिख के आ जाते हैं कि लो इंटेलिजेंस है, ठीक है, पुअर टीचिंग है. अगर आप ये लिखोगे ना तो जीरो सीधे सीधे मिल जाएगा. हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि ये एक न्यूरोलॉजिकल हेट्रोजेनस डिसऑर्डर है जिसका टीचिंग या इंटेलिजेंस के लेवल से लेना देना नहीं है. बच्चा अबव इंटेलिजेंट होगा या उसके अंदर इतनी बेयर मिनिमम इंटेलिजेंस होगी कि वो ग्रास्प कर सकता है, बट बिकॉज देयर इज इम्पेयरमेंट तो वो पिकअप नहीं कर पाता. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास एनसीईआरटी की डेफिनेशन जो हर बच्चे को याद होनी चाहिए. तो देखो, एनसीईआरटी कुछ मेजर चीजों पे फोकस करती है कि रीडिंग राइटिंग मैथ्स बच्चे की पुअर है तो इसलिए ये होता है. अब मेरे साथ प्रॉपरली इस पे ध्यान दो. तो एनसीईआरटी कहती है लर्निंग डिसेबिलिटी एज अ कंडीशन इन विच पीपल एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन लर्निंग स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल्स, एंड दोज आर विच आई मेंशन्ड अर्लियर, रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग और अरिथमेटिक और मैथ्स के स्किल. जबकि नॉर्मल इंटेलिजेंस एंड एक्सपोजर टू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इनके पास होता ही होता है. कोई यहाँ पे लैक नहीं है इनके पास अपॉर्चुनिटी का, या ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने रोक दिया तो प्रॉब्लम हो रही है. इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है. अब ना आपने लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब समझ लिया है. अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. तो एक एक करके मेरे साथ तीन कैरेक्टरिस्टिक्स देखो. सबसे पहले हमारे पास सेंसरी डेफिसिट की वजह से नहीं होता. ऐसा नहीं है बच्चे को कोई प्रॉपर डिसऑर्डर है, ठीक है, जैसे कि ब्लाइंडनेस हो या डेफनेस हो, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है. तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है. दूसरा रीजन देखो, इमोशनल डिस्टर्बेंस से नहीं होता ये. ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा बच्चे को परेशान किया तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी आई, या वो खुद से कुछ कोप नहीं कर पा रहा अपनी पर्सनल लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं होता. एंड फाइनली, स्पेसिफिक टू वन और मोर एरियाज ऑफ लर्निंग. होता क्या है कि या तो मैथ्स नहीं आती, ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगी, या तो इंग्लिश नहीं आती, ना मैथ्स आती है, ना उसको स्पीकिंग करनी आती है अगर कुछ कॉपी में लिखा है. अब ना हम इसके कुछ सिम्टम्स देखेंगे. तो मैं आपको इसके कुछ सिम्टम्स बताने वाली हूं, एक एक करके आप उन पे ध्यान दो मेरे साथ. तो हमारे पास सबसे पहले है पुअर रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है.
तो इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। होता क्या है कि ये बच्चे ना कुछ भी ग्रास्प नहीं कर पाते। कॉपी में जो भी लिखा है, अगर कोई पोयम है द बनी रैबिट करके, तो ये ऐसे पढ़ेंगे THEBUNNY, ठीक है। एंड इसको प्रोनाउंस करने में भी ये बहुत टाइम लेंगे, ये एक साथ नहीं पिकअप कर सकते, ठीक है। अगर इनको कोई डिक्टेशन दे कि ये लिख के बताओ, ये वो भी नहीं कर पाते, ठीक है। एंड अगर इनको कुछ कॉपी भी करना है किसी की कॉपी से, तो वहां पे भी इनसे पिकअप नहीं होता कि कैसे लिखूं, बहुत टाइम लगाते हैं। दूसरी है हमारे पास अटेंशन प्रॉब्लम। अब देखो होता क्या है अटेंशन प्रॉब्लम में, इसको मैं ADHD भी लिख देती हूं यहां पे। तो इनके साथ ये होता है कि अगर टीचर क्लास में पढ़ा रही है, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूं, तो ये लोग बिल्कुल भी अटेंटिवली ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। और तो और ये इधर से उधर जाएंगे, उसे मोटर या हाइपर एक्टिविटी में कन्वर्ट करेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। ADHD में आपको पहले भी बता चुकी हूं, तो आप जानते हो मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। तो जो ये अटेंशन नहीं दे पाते हैं, उसका ये मोटर एक्टिविटी में या हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। इधर से उधर रोम अराउंड करेंगे, एक जगह नहीं बैठेंगे, ठीक है। डिफिकल्टी होगी इनको टर्न्स लेने में, ठीक है। दूसरे बच्चों को पुश भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास पुअर स्पेशियल स्किल्स। अब आप सोच रहे होगे पुअर स्पेशियल स्किल्स क्या है। ये लोग किसी नई जगह के नए स्पेसेस को नेविगेट नहीं कर पाते। अगर इनको आप किसी नए एनवायरनमेंट में डालोगे तो ये गुम हो जाएंगे, ये अच्छे से टाइम भी नहीं बता सकते, ये भी इनके साथ एक इशू होता है। तो यहाँ पे मैं प्लस टाइम भी लिख देती हूँ कि इनसे टाइम नहीं कैलकुलेट होता घड़ी पे कितना है। उसके बाद है हमारे पास मिसजज करेंगे ये रिलेशनशिप्स को, ठीक है। अब मिसजज रिलेशनशिप्स में कैसे होगा, अगर इनकी क्लास में कोई बच्चा है, ठीक है, इन्हें पता ही नहीं है कि वो इन्हें लाइक करता है या डिसलाइक करता है, इन्हें लगेगा कि अरे सभी मेरे फ्रेंड्स हैं, या इनको ऑपोजिट भी लग सकता है कि सब मुझे डिसलाइक करते हैं। तो ये भी इनके साथ एक इश्यू होता है, क्योंकि इनको अपने आप में एक डिसेबिलिटी है। एंड देन वी हैव परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी होती है इन्हें। तो अब देखो परसेप्चुअल प्रॉब्लम में क्या होता है। परसेप्चुअल प्रॉब्लम में ये होता है इनको काइनेस्थेटिक विजुअल ऑडिटरी चीजें पिकअप नहीं होती। एग्जाम्पल से समझो, अगर बजी स्कूल में बेल, तो इन्हें ऐसे लगेगा कि फोन की रिंग बजी है, ये डिस्टिंक्ट ही नहीं कर सकते, ये मिसपर्सीव करते हैं चीजों को। इसका आपको ध्यान रखना ही रखना है। एक और चीज होती है इनके साथ, जो कि है हमारी पुअर मैनुअल डेक्सटेरिटी। अब ये क्या होती है आप सोच रहे होगे, मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि फिंगर्स होते हैं, हैंड्स होते हैं, इनकी एक कोऑर्डिनेशन जो होती है ना, वो इनमें बिल्कुल अच्छी नहीं होती। जैसे अगर किसी डोर नॉब को पकड़ना है या इनको अपनी पेंसिल को शार्प करना है, इनसे वो चीज भी बैलेंस नहीं होती। इसका आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो ये हमारे कुछ सिम्टम्स थे। अब इन सिम्टम्स के साथ साथ हम पढ़ेंगे क्या क्या टाइप्स है हमारे पास इस लर्निंग डिसेबिलिटी के। तो जिसमें सबसे पहले है हमारे पास डिसलेक्सिया, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि आपकी बुक में भी है, एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है। तो देखो डिसलेक्सिया में क्या होता है, रीडिंग स्किल्स बहुत खराब है, रीड नहीं कर पाता बच्चा। तो अगर कॉपी में कुछ भी लिखा है उसे मिसरीड करेगा, बी को पी पढ़ लेगा, क्यू और डी में डिफरेंस नहीं समझ पाएगा, 6 क्या है 9 क्या है ये नहीं पता डिफरेंस क्या है। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। प्रॉब्लम्स विद रिकॉग्नाइजिंग लेटर्स, रीडिंग फ्लुएंटली एंड स्पेलिंग वर्ड्स। एंड इसके कुछ साइंस है हमारे पास कि हम बता सके कि सामने वाले को डिसलेक्सिया है। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया BDPQ इसको नहीं पता, और तो और वर्ड स्किप करेगा वाइल रीडिंग, इसको दिखता ही नहीं है बच्चे को। ट्रबल विथ कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, कुछ भी अगर आपको दिया है, प्रॉब्लम दी, आप उसका मीनिंग ही नहीं डिराइव कर सकते। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास तारे जमीन पर।
तारे जमीन पर एक ईशान करके बच्चा होता था, एंड आई एम श्योर आप सारे बच्चों ने बचपन में वो मूवी देखी है। तो वो बच्चे को भी डिसलेक्सिया और ओवरऑल लर्निंग डिसेबिलिटी थी। वो कभी भी चीजों को पिकअप नहीं कर पाता था। मूवी में खासकर उसे ये चीजें अच्छे से दिखाई है कि नहीं समझ में आती थी कि बी क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है, डी क्या है। टीचर कुछ भी बोल रही है वो नोट डाउन नहीं कर पाता था, ठीक है। और तो और उस बच्चे को एक और इशू था, जो कि था डिस्ग्राफिया, जो कि क्या होता है, राइट नहीं कर पाता था। टीचर ओरली कुछ भी बोल रही है, डिक्टेट कर रही है, उसकी हैंडराइटिंग ही अजीब थी। वो अजीब तरीके से लिखता था, किसी को पिकअप ही नहीं होता था लिख क्या रहा है। टीचर्स भी बहुत परेशान रहते थे। तो देखो, जब राइटिंग खराब होती है तो बच्चे के साथ होती है पुअर हैंडराइटिंग, स्पेलिंग एरर्स, एंड उसकी ऑर्गेनाइजेशन खराब होती है। अगर सेंटेंस है दिस इज अ रैबिट, तो रैबिट दिस इज अ लिखा होगा, ठीक है। और तो और ग्रामर गलत होगी हमारी। अब जब हमारी ग्रामर और बेस ही सही नहीं है तो हमारी पंक्चुएशन और सेंटेंस की फॉर्मेशन या सिंटेक्स या स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा खराब होगा। उस बच्चे के साथ एक और प्रॉब्लम थी, वो थी कि उसे मैथ्स के स्किल्स भी नहीं आते थे। तो उसे था डिसकैलकुलिया। तो देखो होता क्या था, उसे अगर बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मिलता था, उससे वो बिल्कुल नहीं होता था। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। Trouble understanding numbers, performing calculations and grasping math concepts like time, money, measurement, ठीक है। और तो और वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना मैथ्स में, वो तो बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकते। वो तो ऐसा हो जाएगा कि ये तो सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है उस बच्चे के लिए, वो बिल्कुल नहीं कर सकता है। अब एक और चीज होती है इन बच्चों के साथ, ऐसा नहीं है कि ये बच्चे बहुत ज्यादा बुद्धू हैं, मैं यहां लिख देती हूँ, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बच्चे बुद्धू या डम्ब नहीं है, डम्ब भी लिख देती हूँ। होता क्या है, लोग इनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। आपने ये तारे जमीन पर भी देखा होगा कि ईशान के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती थी, उसके फादर करते थे, टीचर्स करते थे। बट देखो होता क्या है, इसके कुछ कॉजेज है जिससे कि ये बच्चे ऐसे होते हैं, एंड ये क्योरेबल, यानी इसको हम सही भी कर सकते हैं। बट सबसे पहले हम कॉजेज देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसे कैसे सही किया जाता है। तो सबसे पहला कॉज है हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, जो कि मैं आपको बता चुकी हूं पहले भी। सीएनएस यानी हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज है, हॉर्मोन्स है, वो अच्छे से सीक्रेट नहीं हो रहे, किसी की एक्टिविटी गड़बड़ हो रही है हमारे ब्रेन में। उसके बाद है हमारे पास जेनेटिक। बिल्कुल, कोई भी डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी हमेशा जेनेटिकली या हेरिडिटी भी पास ऑन होती है। आप जानते हो डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल, अगर किसी के अंदर जीन पास ऑन हुआ है और वैसा एनवायरमेंट मिल जाए तो वो एक्चुअल में आ जाता है उस बच्चे में या इंडिविजुअल में। उसके बाद है हमारे पास प्रीनेटल या बर्थ रिलेटेड डिफेक्ट्स, जिसमें मदर का रोल है, ठीक है। कि मदर ने अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत गलत चीजें देखी है, या तो उसे इमोशनल डिस्टर्बेंस हुई मदर को, ठीक है, मेंटली उसे सुकून नहीं मिला मदर को, या उसकी डाइट अच्छी नहीं थी, एंड टेराटोजेंस थे, जो कि आप अच्छे से जानते हो एनवायरमेंटल डेविएशंस होती है जो बच्चे को या फीटस को खराब करते हैं। तो उससे भी बच्चे के अंदर बहुत सारे डिजीजेस या डिसऑर्डर आते हैं। और तो और हमारे पास है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि हमारे टेराटोजेंस, जैसे कि टॉक्सिन्स, न्यूट्रिशंस, अर्ली लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो मेरे साथ, जो कि है मैनेजमेंट एंड सपोर्ट। अब देखो इसे हम कैसे सही कर सकते हैं। तो देखो, इन बच्चों को ना रेमिडियल क्लासेस, स्पेशल केयर की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्पेशल केयर। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कोई लैक है, दे जस्ट रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे आईईपीस कर सकते हैं। अब देखो आईईपीस क्या है, ध्यान दो। आईईपीस होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स। तो क्योंकि ये बच्चे स्पेशल है, तो इनकी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग हम इन्हें टारगेट करेंगे, इनकी नीड्स को समझेंगे। जैसे कि आमिर खान ने ईशान की नीड्स को समझा था, एंड उसे हेल्प किया था, एंड उसे अलग तरीके से पढ़ाया था, एंड उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया था। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखो इसके क्या क्या टेक्निक्स हो सकते हैं। सबसे पहले है स्पेशल लर्निंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। रीडिंग में हम उसे फोनिक्स दे सकते हैं, ठीक है। और तो और हम रेमिडियल टीचिंग करेंगे। रेमिडियल क्या होता है कि उसे अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस में पढ़ाएंगे, ज्यादा टाइम देंगे। आपके स्कूल में भी रेमिडियल टीचिंग होती है उन बच्चों के लिए जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो ये सेम चीज है। उसके बाद है हमारे पास काउंसलिंग।
काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों? क्योंकि जब तक हमें बच्चे का इमोशनल या मेंटल स्टेट नहीं पता है, हम उसे रेमेडियल टीचिंग या उसे इंडिविजुअली उसकी नीड्स को कैसे टारगेट करेंगे। सो जो हमारी बेस या प्रेरिक्विजिट है वो है उस बच्चे को अच्छी काउंसलिंग देना, उसकी इमोशनल नीड्स को समझना। और तो और असिस्टिव टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसमें अगर कोई स्पीच है तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। आपके स्कूल्स में ASL होता होगा, जो क्या होता है, ऑडियो दे दिया और बच्चों को बोला इस ऑडियो के बेसिस पे आंसर करो। तो ऐसे बच्चों को ना आप स्क्रिप्ट दे सकते हो क्योंकि इनको टाइम लगेगा ऑडियो को पिकअप करने में, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टेक्निक्स जिससे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। और ध्यान रखो, अगर आपके भी कोई ऐसे क्लासमेट्स हैं तो उनको डिस्क्रिमिनेट मत करो, बस इतना समझो कि उनके नीड स्पेशल है, वो थोड़े डिफरेंट है आपसे। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या सीखा। आज मैंने आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज का टॉपिक अच्छे से समझाया। अब एक क्विक क्विज कर लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग देखने को। उससे पहले आप एक और चीज पे ध्यान दो, जो कि है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आने के काफी चांसेस है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका सिम्टम्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, या इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, learning disabilities refer to difficulties in, and we have four options. Is it motivation and interest? Is it basic academic skills like reading, writing, and mathematics? Or is it physical movement or hearing and vision only? तो क्वेश्चन क्या है हमारा, मीनिंग क्या है, रेफर का मतलब कि क्या मीनिंग है इसका। तो देखो पहला भी इसका मीनिंग नहीं है। बेसिक एकेडमिक स्किल्स लाइक रीडिंग राइटिंग, ये बिल्कुल सही है। सी और डी देखने की जरूरत ही नहीं है, ये एकदम गलत है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। देन वी हैव डिसलेक्सिया इज अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विद, मैंने आपको ईशान का एग्जाम्पल दिया था और मैंने आपको बताया था कुछ BDPQ वाला एग्जाम्पल। तो अब बताओ कौन सा सही आंसर है। Is it writing? Is it mathematical calculations? Is it reading? Is it speaking fluently? तो देखो डिसलेक्सिया रिलेटेड होता है सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब फाइनल क्वेश्चन देखो, लर्निंग डिसेबिलिटीज आर नॉट ड्यू टू, देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है तो ध्यान दो। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, पुअर टीचिंग, न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस, इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो लर्निंग डिसेबिलिटी की क्या रीजन नहीं होते, मैंने आपको बोला था, इस पे ध्यान दो। तो देखो लर्निंग डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से होता है तो नॉट ड्यू टू तो नहीं है, पुअर टीचिंग से नहीं होता, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। दो और ऑप्शंस है, न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑब्वियसली इससे होता है तो नॉट ड्यू टू हम नहीं बोल सकते, इमोशनल डिस्टर्बेंस से भी होता है कहीं ना कहीं, तो सही ऑप्शन है हमारा बी, पुअर टीचिंग। ऐसा नहीं है कि टीचर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं तो बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, इसका कोई रिलेशन नहीं है आपस में, इसका आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। So that was all for today's class. I will see you in the next lecture.